तेल और गैस सेक्टर में ऐसी पुनर्संरचना की संभावना दिखाई दे रही है कि हम एकीकृत सरकारी क्षेत्र ऑयल मेजर के सृजन का प्रस्ताव करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निजी सेक्टर के तेल और गैस कंपनियों जैसे निष्पादन करने में सक्षम होंगे। हमारे ETF, जिसमें 10 CPSE के शेयर शामिल किए गए हैं, को हालिया और निधि की पेशकश में आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली है। हम शेयरों के और आगे विनिवेश के लिए माध्यम के रूप में ETF का उपयोग करते रहेंगे। तदनुसार विधिवत CPSE स्टॉकों और अन्य सरकारी धारिता के लिए नए ETF 2017-18 में शुरू किया जाएगा। बैंकों के तनावग्रस्त धरोहर खातों के समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करना जारी रहेगा। शोधन अक्षमता और दिवालियेपन संहिता के अधिनियम और सरफराजी तथा ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम में संशोधन करके समाधान सुसाध्य बनाने हेतु कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। सरफेसी अधिनियम के तहत किसी प्रतिभूति कंपनी अथवा किसी पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्गमित प्रतिभूति प्राप्तियों की लिस्टिंग और व्यापार की सेबी में पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंजों की अनुमति दी जाएगी। इससे प्रतिभूतिकृत उद्योगों में पूंजी प्रवाह के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और विशेष रूप से बैंकों की अनर्जक अस्तियों के निपटान में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का निधि पोषित न किए गए और कम निधि पोषित के निधियन के लिए उल्लेखनीय योगदान रहा है। पिछले वर्ष 1.22 लाख करोड़ का लक्ष्य पार हो गया। 2017-18 के लिए मैं 2015-16 के ऋण देने के लक्ष्य को दोगुना करके 2.44 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। 2.44 लाख करोड़। इसमें दलितों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दलितों, जनजातियों और महिला उद्यमों को हरित क्षेत्र उद्यम स्थापित करने तथा रोजगार सृजक बनाने में सहायता करने के लिए हमारी सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम का शुभारंभ अप्रैल 2016 में किया गया था। इस स्कीम के जरिए 16,000 से अधिक नए उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, नैदानिक केंद्र जैसे विविध क्रियाकलाप करने लगे। तंत्र को स्वच्छ बनाने और भ्रष्टाचार तथा काले धन का खात्मा करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना सरकार की कार्यनीति का अभिन्न अंग है। अर्थव्यवस्था को बेहतर रूप से औपचारिक बनाने और बैंकिंग पद्धति में वित्तीय बचतों को मुख्य धारा से जोड़ने के संदर्भ में इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। इससे ऋण की कम लागत के द्वारा देश में निजी निवेश को शक्तिशाली बनाने की संभावना है। इस समय भारत में बृहद डिजिटल आंदोलन शीर्ष पर है। डिजिटल भुगतान की शुरुआत से आम आदमी को बहुत लाभ हुआ है। हमारी सरकार की वित्तीय समावेशन और जन धन आधार मोबाइल त्रिसूत्र को बढ़ावा देने के पहले के प्रयास डिजिटल लेन देन को वर्तमान में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक थे। बढ़े हुए डिजिटल लेन देनों के प्रमाण है भीम ऐप शुरू किया गया है। यह डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोनों की शक्ति बढ़ाएगा। अब तक 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपनाया है। भीम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 नई स्कीमें शुरू करेंगी। ये हैं व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम। आधार भुगतान आधार समर्थित भुगतान प्रणाली का व्यापारिक संस्करण जल्द ही आरंभ किया जाएगा। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जिनके पास डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और मोबाइल फोन नहीं है। UPI, USSD, आधार भुगतान, IMPS और डेबिट कार्डों के जरिए 2017-18 के लिए 2,500 करोड़ डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ एक मिशन की स्थापना की जाएगी। बैंकों ने मार्च 2017 तक अतिरिक्त 10 लाख नए POS टर्मिनल शुरू करने का लक्ष्य रखा है। उन्हें सितंबर 2017 तक 20 लाख आधार पर आधारित
POS शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बढ़े हुए डिजिटल लेन देन लघु और सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिक ऋण सुलभता के लिए समर्थ बनाएगा। उधारकर्ताओं के लेन देन संबंधी पूर्वव्रत के आधार पर उन्हें उचित ब्याज दरों पर प्रतिभूति रहित ऋण प्रदान करने वाली क्रेडिट संस्थाओं को पुनर्नवित प्रदान करने के लिए सिडबी को सरकार प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल भुगतान अवसंरचना और शिकायत निवारण तंत्रों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। डाकघरों, उचित मूल्य की दुकानों और बैंकिंग संपर्कों के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भीम ऐप सहित पेट्रोल पंपों, उर्वरक डिपो, नगर पालिकाओं, ब्लॉक कार्यालय, सड़क परिवहन कार्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य संस्थाओं में डिजिटल भुगतान की सुविधाओं को बढ़ावा देने और संभवतः उन्हें अधिदेश देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु सरकार वित्तीय समावेशन निधि को सुदृढ़ करेगी। डिजिटल लेन देन संबंधी मुख्यमंत्रियों की समिति की अंतरिम सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सरकार विभिन्न पणधारकों के साथ विचार और काम करेगी। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा गठित डिजिटल भुगतान संबंधी समिति ने भुगतान और निपटान पद्धति अधिनियम 2007 में संशोधन करने सहित भुगतान इको प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों की व्यापक समीक्षा करेगी और इसमें समुचित संशोधन करेगी। आरंभिक तौर पर भुगतान तथा निपटान पद्धति के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा बोर्ड को प्रतिस्थापित करके भारतीय रिजर्व बैंक में भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्त विधेयक 2017 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है। जैसे जैसे हम डिजिटल लेन देन और चेक भुगतान के पथ पर तेजी से बढ़ते हैं, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बाउंस चेक को भुगतान प्राप्तकर्ता भुगतान लेने में समर्थ हो सके। इसलिए सरकार परक्राम में लिखित अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए विकल्प पर विचार कर रही है। अब मैं सरकारी सेवा की ओर आता हूँ। यह हमारा ध्यान प्रभावी सरकार और दक्ष सेवा अदायगी पर है। हमने LPG और केरोसिन उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित मजबूत शुरुआत की है। चंडीगढ़ और हरियाणा के 8 जिले केरोसिन मुक्त हो चुके हैं। 84 सरकारी योजनाओं पर DBT प्लेटफॉर्म पर कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकारी ई-मार्केट स्थान, जो अब वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कार्य कर रहा है, ने विश्व बैंक के साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड्स के पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हमारे नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने और इससे संबंधित शिकायतों का समाधान कराने में बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। हमने मुख्य डाकघरों को पासपोर्ट सेवाएं देने के लिए फ्रंट कार्यालयों के रूप में उपयोग करने का विनिश्चय किया है। हमारे रक्षा बल देश को बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखते हैं। अब एक केंद्रीकृत रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की गई है, जिसके जरिए हमारे सैनिक और अधिकारी अपनी यात्रा टिकटें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उन्हें रेलवे वारंट के साथ कतारों में खड़े होने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।